Today we will talk about cerebrovascular accident CVA, जिसको हम स्ट्रोक भी कहते हैं। स्ट्रोक या फिर CVA इट इज़ द सडन लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शन कॉज्ड बाय एन इंटरप्शन ऑफ द ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। तो अगर हमारे ब्रेन में कभी भी ब्लड के फ्लो में कोई इंटरप्शन आ जाए, रुकावट आ जाए, उस वजह से ब्रेन का फंक्शन थोड़ा सा हैम्पर होएगा, जिस वजह से न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का एकदम से लॉस हो जाएगा। यानी कि एकदम मान लीजिए आपके ब्रेन के किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्लड का सप्लाई रुका और वो एरिया आपके हैंड के फंक्शन को कंट्रोल करता था, तो जैसे ही वो ब्लड का सप्लाई रुका उस एरिया में, आपका हैंड का फंक्शन उसी टाइम आना बंद हो गया या वीक हो गया, आपको वीक लग रही है अपनी आर्म्स या अपने हैंड्स। इश्केमिक स्ट्रोक इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट टाइप। इश्केमिक यानी इश्कीमिया हो गया, ब्लड पहुंचा ही नहीं। 80% ऑफ इंडिविजुअल जिन्हें स्ट्रोक होता है, देखा गया है कि सबसे ज़्यादा इश्केमिक स्ट्रोक होता है। क्यों होता है इश्केमिक स्ट्रोक? हो सकता है थ्रोम्बोसिस हो, यानी कि ब्रेन के ही किसी ब्लड वेसल में एक लोकलाइज्ड क्लॉट बन गया हो, या एम्बोलिज्म हो कि क्लॉट तो कहीं और था लेकिन वो क्लॉट ब्लड के थ्रू आकर आपकी ब्रेन वाली वेसल्स में रुक गया। तो थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म बोथ आर रिलेटेड टू क्लॉट्स। थ्रोम्बोसिस है तो ब्रेन में ही एक लोकलाइज्ड क्लॉट है, और एक मूविंग क्लॉट कहीं और से मूव करता हुआ है, दैट इट इज़ एम्बोलिज्म। और हाइपोपरफ्यूजन यानी परफ्यूजन यानी ब्लड सप्लाई तो हो रहा है उस एरिया में ब्रेन के, लेकिन कम है, हाइपो है। थ्रोम्बस इज द लोकल ऑक्लूजन ऑफ द ब्लड वेसल एंड एम्बोलस इज अ मटीरियल फ्रॉम अ डिस्टेंट साइट दैट आइदर ब्लॉक और इम्पेयर द ब्लड फ्लो। अब अगर ब्लड फ्लो इम्पेयर हो गया तो क्या हो जाएगा? ब्रेन विल बी डिप्राइव्ड ऑफ एसेंशियल ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। सो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, एंड अल्टीमेटली ब्रेन ढंग से काम नहीं कर पाएगा। सो अगर ऑक्सीजन की कमी रही, न्यूट्रिएंट्स की कमी रही, इट विल रिजल्ट इन टिश्यू नेक्रोसिस एंड पेनम्ब्रल एरिया वेयर द सेल्स मे बी डैमेज बट प्रिजर्व्ड। तो जब भी स्ट्रोक होता है, लेट अस कंसीडर कि स्ट्रोक इतने, ये पूरा ब्रेन था, इसके इस एरिया में ये स्ट्रोक हुआ, यानी ब्लड सप्लाई बिल्कुल रुक गया, जो मैंने डार्क रेड एरिया करा है। सो ये जो डार्क रेड एरिया है जहाँ बिल्कुल ही आपका इश्कीमिया हो गया, इट इज़ कॉल्ड एज इश्केमिक कोर। ये आपका इश्केमिक कोर है, यहाँ पर एक्चुअल इन्फाक्ट आया है, यहाँ के सेल्स डैमेज हो रहे हैं। और जो आपका इसके आसपास वाला एरिया है, ये वाला एरिया, दिस एरिया इज़ कॉल्ड एज पेनम्ब्रा। पेनम्ब्रा के जो सेल्स हैं वो भी डाई हुए नहीं हैं, मरे नहीं हैं, लेकिन हाँ वो सेल्स इन फ्यूचर मर जाएंगे अगर यहाँ पर भी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिली, यानी वहाँ पर भी टिश्यू नेक्रोसिस हो सकता है। नेक्स्ट टाइप वी हैव इज़ द हेमरेजिक स्ट्रोक। इट अकर्स व्हेन द ब्लड वेसल रप्चर। अगर कोई ब्लड वेसल रप्चर हो गई, फट गई, तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी लीकेज ऑफ ब्लड इन एंड अराउंड द ब्रेन। सो क्लिनिकली अ वैरायटी ऑफ वोकल डेफिसिट्स आर पॉसिबल। कुछ भी हो सकता है। अगर हम स्ट्रोक में बात करें कि कैसे कैसे हमें डेफिसिट्स देखने को मिलेंगे, सो इट कैन बी इन दी चेंजेस इन दी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, there may be impairment of the sensory system, of the motor system, cognitive system, perceptual system, the language function, coordination, balance, any kind of impairment can be there. It depends कि ब्रेन का कौन सा एरिया इन्वॉल्व हुआ है। इटियोलॉजी क्यों क्यों हो सकता है? इट मे बी ड्यू टू एथ्रोस्क्लेरोसिस। एथ्रोस्क्लेरोसिस यानी एथ्रो यानी आर्टरी, स्क्लेरोसिस यानी आर्टरी के अंदर लेयर्स पर अगर फैट डिपोजिशन हो जाती है तो क्या हो जाएगा? आर्टरी का एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम हो जाएगा तो आपका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा इसके अंदर, ठीक है, प्रेशर बढ़ जाएगा। दूसरा हम बोल सकते हैं कि जब एरिया कम है तो देयर विल बी लेस ब्लड सप्लाइड फ्रॉम दिस एरिया। नाउ लेस ब्लड विल बी सप्लाइड फ्रॉम दिस आर्टरी टू दी ब्रेन, सो देयर विल बी हाइपोपरफ्यूजन। देन इश्केमिक स्ट्रोक हो सकता है कि इश्कीमिया हो गया, ये एक ब्लड वेसल थी, यहाँ ब्रेन था, ये ब्रेन है, यहाँ पर सप्लाई होना था, लेकिन रास्ते में कोई क्लॉट आके फंस गया तो ब्लड यहीं रह गया, आगे गया ही नहीं, तो इस वजह से हो रहा है, तो इश्केमिक स्ट्रोक। हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, अगेन एक ब्लड वेसल थी, यहाँ पे जाना था ब्रेन में, लेकिन वो यहाँ से फट गई और सारा ब्लड जो है वो इधर इधर ही बह गया, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पहुँचा या बिल्कुल नहीं पहुँचा। नेक्स्ट इज आर्टरियोवीनस मेलफॉर्मेशन। कोई आर्टरी है वो इस तरीके की बनी हुई है, घूमी फिरी सी हुई है, टॉर्चरस है, जिस वजह से जो ब्लड सप्लाई है उसके अंदर
प्रॉब्लम देखने को मिली कि भाई ब्लड कैसे जाएगा अगर रास्ता ही टेढ़ा मेढ़ा है। अगर आपका रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो तो जहाँ पर आप 10 मिनट में पहुँच सकते थे आपको अब 2 घंटे लगेंगे। सो अगेन इट लीड टू हाइपोपरफ्यूजन। अकॉर्डिंग टू दी डब्ल्यू एच ओ कहता है कि हर एक 5 सेकेंड में किसी ना किसी को एक स्ट्रोक आता है। तो WHO estimates a stroke occurs every 5 seconds. What are the risk factors of stroke? Number one is hypertension, then the smoking and tobacco use, diabetes. These are the major risk factor. High blood cholesterol, then cardiac surgeries, heart disease, chronic kidney disease, renal disease, now obesity. Studies are going on in AIMS Delhi, and they said that air pollution is also a risk factor of stroke. So there are many other factors, but these are some common risk factors. Now what is the pathophysiology? कैसे ये बीमारी शुरू हुई? सडन सिजेशन ऑफ सेरिब्रल ब्लड फ्लो, एकदम से ब्लड फ्लो रुक जाता है आपके सेरिब्रम का। उस वजह से ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज डेप्रीवेशन हो जाएगी, ब्रेन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कमी हो जाएगी क्योंकि ब्लड ही नहीं जा रहा, तो फिर वो कैसे न्यूट्रिएंट्स कैसे जाएंगे, जिस वजह से एक सीरीज ऑफ पैथोलॉजिकल इवेंट स्टार्ट हो जाएगी। विद इन मिनट्स के अंदर ही आप देखेंगे कि न्यूरॉन्स मर गए, न्यूरॉन्स डाई इन द इश्केमिक कोर टिश्यू। तो मैंने बताया कि अगर ये ब्रेन था, यहाँ पर इश्कीमिया हुआ, तो दिस डार्क रेड एरिया इज इश्केमिक कोर टिश्यू एंड दिस डॉटेड एरिया इज द पेनम्ब्रा। तो मिनट्स के अंदर ही न्यूरॉन्स जो थे इस वाले एरिया के, डार्क रेड एरिया के, वो डाई हो गए, मर गए। वाइल द मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स इन द सराउंडिंग पेनम्ब्रा सर्वाइव फॉर अ स्लाइटली लॉन्गर टाइम। सेल सर्वाइवल डिपेंड्स लार्जली ऑन द सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द इश्केमिक एपिसोड। अगर बहुत ज़्यादा सीवियर इश्कीमिया है कि बिल्कुल ही ब्लड नहीं है तो फिर तो बट ऑब्वियसली साइड वाला एरिया भी डैमेज हो जाएगा। लेकिन अगर सभी साइड वाला एरिया बचा हुआ है, हो सकता है थोड़ा बहुत ब्लड परफ्यूजन वहाँ पर हो रहा हो। सो विदाउट टाइमली रीपरफ्यूजन सेल्स इन द पेनम्ब्रा विल डाई एंड न्यूरोनल एक्टिविटी सीजेस। अभी जो डॉटेड वाले एरिया काम कर रहे हैं, लेकिन अगर टाइमली ब्लड नहीं पहुँचा तो यहाँ के सेल्स जो हैं वो भी डैमेज हो जाएंगे एंड यहाँ की जो एक्टिविटी थी, जो न्यूरोनल एक्टिविटी है, वो भी बंद हो जाएगी और ये जो इन्फार्क्ट है वो एक्सपैंड हो जाएगा। यानी ये जो डार्क रेड वाला इन्फार्क्ट है अब वो फैलकर पूरे एरिया के अंदर फैल जाएगा। सो दिस विल एक्सपैंड। इश्कीमिया इट ट्रिगर्स अ नंबर ऑफ डैमेजिंग सेल्यूलर इवेंट, जिसको हम बोलते हैं इश्कीमिक कैस्केड। जब हमारे ब्रेन में किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्लड नहीं पहुंचता, आइदर ड्यू टू डायरेक्ट इश्कीमिया, ड्यू टू थ्रोम्बस, एम्बोलाई, और ड्यू टू द इनडायरेक्ट कॉज लाइक हेमरेज, अल्टीमेटली हो तो इश्कीमिया ही रहा है ब्रेन के अंदर। So it leads to the setting of the ischemic cascade. So what will happen? The release of the excess neurotransmitter glutamate and aspartate, ये neurotransmitter ज़्यादा निकलने लगते हैं। So they produces a progressive disturbance of energy metabolism and axonic depolarization, which results in inability of the brain cell to produce energy, particularly ATP. So we need energy to do anything. हमें अगर बात करनी है, लिखना है, बोलना है, चलना है, वी नीड एनर्जी। सिमिलरली व्हेन अवर ब्रेन हैव टू फंक्शन, दे ऑल्सो नीड एनर्जी। ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए, ब्रेन को भी एटीपी चाहिए। उसके लिए उसने प्रॉपर अपना एक मेटाबॉलिक साइकिल रखा है। लेकिन अगर ग्लूटामेट बढ़ गया, एस्पार्टेट बढ़ गया, एनर्जी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया, डीपोलराइजेशन के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस हो गया, सो अल्टीमेटली ब्रेन एटीपी प्रोडक्शन सही से नहीं कर पाएगा। इसके बाद देयर विल बी एक्सेस इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन एंड देयर विल बी पंप फेलियर ऑफ न्यूरोनल मेम्ब्रेन। जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे जो चैनल्स हैं उनमें पंप फेल हो गए, काम नहीं कर रहे, क्योंकि ना तो एटीपी है जिसकी वजह से वो काम करेंगे, और वैसे भी सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू दी इश्केमिक कैस्केड। सो व्हाट विल हैपन, और कैल्शियम आयंस और ज़्यादा भर गए हैं। सो कैल्शियम अगर इन्फ्लक्स कर जाएगा, न्यूरॉन्स के अंदर एंटर कर जाएगा डैमेजिंग या पेनम्ब्रल एरियाज में, देन दे ऑल्सो स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड साइटोकाइंस। तो जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ा, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड साइटोकाइंस का वहाँ पे रिलीज भी बढ़ गया, एंड अल्टीमेटली इश्केमिक स्ट्रोक दे प्रोड्यूस अ सेरिब्रल एडीमा। क्योंकि अगर वहाँ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स आ गए तो वहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेशंस भी हुए, दे विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड within the brain, which is called as cerebral edema.
दैट बिगिन विद इन मिनट्स ऑफ द इंसल्ट। जैसे ही ब्लड फ्लो रुकेगा 3-4 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर सेरिब्रल इडीमा डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा एंड इट रीचेज टू अ मैक्सिमम बाय 3 to 4 days। इसीलिए ये बढ़ने नहीं देना। अगर लग रहा है स्ट्रोक के सिम्टम है, इमीडिएटली यू हैव टू रश टू दी हॉस्पिटल। Now it is the result of the tissue necrosis and widespread rupture of cell membrane with movement of fluid from the blood into the brain tissue। क्योंकि टिश्यू नेक्रोसिस हो रहा है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स हैं वो सब अब आपके ब्रेन के अंदर फिल होने लग गए हैं, ब्रेन टिश्यूज़ में आ गए हैं, सो देयर विल बी सेरिब्रल इडीमा। सिग्निफिकेंट इडीमा कैन एलिवेट द इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब अगर ब्रेन में इडीमा हो रहा है, जो आपका सब वेसल्स वगैरह इडीमा की वजह से बाकी एरियाज पे भी कंप्रेशन फोर्सेस जा रही हैं, देन इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, लीडिंग टू इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा यानी इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन डेवलप होएगी, न्यूरोलॉजिकल डेटोरिएशन हो जाएगी एसोसिएटेड विथ कॉन्ट्रालैटरल एंड कॉर्डल शिफ्ट ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर। तो जब ब्रेन के अंदर इतना वेट आ गया तो कॉर्डल यानी ब्रेन जो है वो आपका नीचे की दिशा में, सेक्रम की तरफ, नीचे की तरफ पे वो शिफ्ट होएगा। तो अल्टीमेटली ब्रेन जब नीचे जा रहा है तो ब्रेन हमारे पूरे स्कल के अंदर एक ही तो होल है नीचे, दैट इज़ दी फोरामन मैग्नम, है ना। एंड देन यहाँ पर आपके पास क्या है, दिस इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे आपकी ब्रेन स्टेम है, दिस इज़ योर ब्रेन, दिस इज़ योर ब्रेन स्टेम, देन वी हैव दी स्पाइनल कॉर्ड। सो अल्टीमेटली जब ब्रेन नीचे जा रहा है तो किस पे कंप्रेशन आएगा, आपके ब्रेन स्टेम पे कंप्रेशन आएगा। ब्रेन स्टेम भी नीचे की तरफ पे उभर के बाहर की तरफ निकलने लगेगा जब ऊपर से वजन पड़ेगा तो। सो दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रेन स्टेम herniation, and we all know that brainstem herniation is the most dangerous problem. Why? Because brainstem is having the areas of respiration, cardiac activity, so major जो important areas है वो brainstem में है। so अगर brainstem involvement हुई so the patient even may die। अब जब आपका ICP बढ़ेगा तो क्या क्या देखने को मिलेगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कम हो जाएगी, हो सकता है पेशेंट कोमा में चला जाए, पल्स प्रेशर जो है वो वाइडन हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेशन इरेगुलर होगी, हो सकता है पेशेंट गैस्पिंग करे, वॉमिटिंग हो सकती है, पैपिलो इडीमा, ऑप्टिकल डिस्क जो है, ऑप्टिक डिस्क जो है वो स्वेलिंग हो जाएगी, अनरिएक्टिव प्यूपिल्स, अगर आप आई में प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्सेस वगैरह चेक कर रहे हैं देन देयर विल बी नो रिएक्शन, नो नथिंग विल बी ऑब्जर्व्ड। Cerebral edema is the most frequent cause of death in acute stroke and is characterized of large infarct involving the middle cerebral artery and the internal carotid artery। तो ज़्यादातर जब मिडल सेरिब्रल आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं तो सेरिब्रल इडीमा काफ़ी जल्दी बढ़ता है और सेरिब्रल इडीमा की वजह से ही ज़्यादातर डेथ देखने को मिलती है। नाउ द अर्ली वार्निंग साइंस ऑफ स्ट्रोक, नंबर हम ये याद करते हैं फास्ट के थ्रू, लेकिन अब ये चेंज हो गया, अब इसको हम बोलते हैं बी फास्ट। सो फास्ट पढ़ते हैं, फास्ट का मतलब है फेस ड्रूपिंग, अगर चेहरे पे टेढ़ापन आ रहा है। ए फॉर आर्म वीकनेस, अगर पेशेंट कह रहा है कि हाथ उठाने में या हाथ में कमज़ोरी महसूस हो रही है। स्पीच डिफ़िकल्टी, बोलने में दिक्कत हो रही है। पहले के टाइम पे कहते थे अगर ये 3 चीज़ें हैं देन यू हैव टू कॉल एम्बुलेंस एंड आपको सडनली वहाँ जाना है। लेकिन अब बोलते हैं बी फास्ट, बी एंड ई इज़ फॉर द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम। सो अगर पेशेंट का बैलेंस, संतुलन बिगड़ रहा है, इक्विलिब्रियम, सब कुछ घूमता फिरता नज़र आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं तेज तेज, तब भी हो सकता है कि इसको स्ट्रोक हुआ। सो बी फास्ट यू हैव टू रिमेंबर। अदर देन दीज द अनदर वार्निंग साइंस में इंक्लूड सडन कन्फ्यूजन, डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस कोऑर्डिनेशन, सडन सिवियर हेडेक एंड सडन नंबनेस, कि भाई हाथ पैर में पता ही नहीं चल रहा कुछ। Now, on the basis of management categories, number 1 we have the transient ischemic attack. TIA, it refers to the temporary interruption of blood supply to the brain. तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई तो रुका लेकिन कुछ टाइम के लिए रुका। Symptoms of focal neurological deficit may last for only a few minutes for several hours, but by definition do not last longer than 24 hours. ब्लड सप्लाई रुका ब्रेन में, ब्रेन का वो एरिया जो भी काम करता था वो काम करना भी रुक गया, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर वो वर्क दोबारा करने लग गया। तो यानी ब्लड सप्लाई तो रुका लेकिन 24 घंटे में सब चीज़ें दोबारा नॉर्मलाइज हो गई। इट इज़ देयर फॉर रिकमेंडेड दैट दे मे बी कंसिडर्ड लाइक एक्यूट स्ट्रोक। एक्यूट स्ट्रोक जैसा है कि ये हुआ और एकदम बिल्कुल ही 24 घंटे के अंदर अंदर ये रिजॉल्व हो गया। पेशेंट्स आर क्लासिफाइड एज हैविंग मेजर स्ट्रोक इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेबल यूजुअली सीवियर इम्पेयरमेंट। अगर सीवियर इम्पेयरमेंट है तो हम उसको मेजर स्ट्रोक बोलते हैं। द टर्म डिटेरियोरेटिंग स्ट्रोक
refers to the patient whose neurological status deteriorate आफ्टर एडमिशन टू दी हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एडमिशन हो गया, उसके बाद देख रहे हैं कि धीरे 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 सिम्टम्स और ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, देन दिस इज़ कॉल्ड एज द डेटेरियोरेटिंग स्ट्रोक। वैस्कुलर सिंड्रोम्स के बारे में बात करें, सो द सिवियरिटी एंड सिम्टम ऑफ द स्ट्रोक आर डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ फैक्टर। सिम्टम क्या है स्ट्रोक के, स्ट्रोक कितना खतरनाक है, सो डिपेंड करता है कि लोकेशन ऑफ इश्कीमिया, ब्रेन में कहाँ पर ब्लड सप्लाई रुका, साइज ऑफ इश्कीमिक एरिया, कितने एरिया में ब्लड सप्लाई रुका, नेचर एंड फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व, जिस एरिया में स्ट्रोक हुआ उसका फंक्शन क्या था, वो हमारी बॉडी को कैसे कंट्रोल करता था, अवेलेबिलिटी ऑफ कोलैटरल ब्लड फ्लो, क्या कोई और ब्रांच है जो उस एरिया को ब्लड फ्लो देती है, अगर मान लो ये एरिया है जिसका ब्लड फ्लो यहाँ से आता है वो रुक गया, तो क्या कोई छोटी मोटी और आर्टरीज़ हैं जो इसको ब्लड सप्लाई देती है, कुछ और कोलैटरल ब्रांचेज हैं या नहीं है। सो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि सिवियरिटी स्ट्रोक की कैसी रहेगी। लेकिन वैस्कुलर सिंड्रोम पता होने से पहले आपको सेरिब्रल वैस्कुलर एनाटमी पता होनी चाहिए। सो उसको जानने के लिए ये बेसिक थ्योरी है, यू कैन सी, बट हम थ्योरी नहीं देख रहे, आई एम जस्ट होल्डिंग इट फॉर 1 सेकेंड सो यू कैन पॉज एंड रीड इफ़ यू वांट टू। हम ये डायग्राम के थ्रू समझेंगे। डायग्राम के थ्रू इट इज़ वेरी मच क्लियर कि यहाँ आपकी जो है दिस इज़ दी वर्टिब्रल आर्टरी, देन वर्टिब्रल आर्टरी मिल गई, उसने बना दी बेसिलर आर्टरी, बेसिलर आर्टरी से जो ब्रांचेस निकली ये आपकी निकल गई पोंटाइन आर्टरीज, देन थोड़ा सा ऊपर जाकर यहाँ निकली सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, देन यहाँ पर एक सर्कल बन गया, सर्कल में आगे की तरफ वी हैव दी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी के साइड पे जो छोटी छोटी आपको ब्रांचेज हैं दिस इज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। सिमिलरली वी हैव दी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, posterior cerebral artery, and along with that we have the posterior communicating artery. Then we have the middle cerebral artery. लेकिन आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ नज़र आ रही होगी इफ़ आई क्लियर द स्क्रीन के जो हमारी ACA है, हमारी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, उसके पास तो कम्युनिकेटिंग ब्रांचेज हैं, हमारी पोस्टीरियर वाली जो सेरिब्रल आर्टरी है उसके पास पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज है, पर मिडल सेरिब्रल आर्टरीज जो है इसके पास कोई भी कम्युनिकेटिंग या कोलैटरल सप्लाईज वाली आर्टरीज नहीं है। तो इसीलिए MCA स्ट्रोक जो है वो थोड़ा ख़तरनाक स्ट्रोक होता है, उसकी वजह से ज़्यादा सिम्टम्स जो है वो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। ACA स्ट्रोक की बात करें या सिंड्रोम की बात करें, सो इट इज़ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम। इट इज़ द फर्स्ट एंड द स्मॉलर ऑफ द two terminal branches of the internal carotid artery supply the medial aspect of cerebral hemisphere, frontal and parietal लोब को सप्लाई देती है। इसके अलावा कुछ सबकॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे बेसल गैंग्लिया। बिकॉज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी अलाउ परफ्यूजन ऑफ द प्रॉक्सिमल ACA फ्रॉम द आइदर साइड, ऑक्लूजन प्रॉक्सिमल टू दिस पॉइंट रिजल्ट इन मिनिमल डेफिसिट। क्योंकि ACA के पास क्या है, कम्युनिकेटिंग ब्रांचेज हैं, तो वहाँ से सप्लाई मिल जाएगा। अगर बाई चांस ACA एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी में दिक्कत आई तो आसपास की जो पड़ोसी है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी वो हेल्प करेंगी, तो ज़्यादा डेफिसिट देखने को नहीं मिलेंगे। मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ACA सिंड्रोम के, कॉन्ट्रालैटरल हेमीपैरेसिस, सेंसरी लॉस विद ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटी। तो ACA वाले के अंदर जो है आपका लोअर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा इन्वॉल्व होती है एज़ कम्पेयर टू दी अपर एक्सट्रीमिटी बिकॉज ऑफ द ह्यूमनकुलस एंड द सोमैटोट्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्रेन एरियाज। MCA की अगर हम बात करें मिडल सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम, तो इट इज़ सेकेंड ऑफ द टू मेन ब्रांचेस, अगेन सेकेंड हमने देखी MCA ब्रांच। देन यह आपका लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द हेमिस्फीयर को सप्लाई देती है, यानी फ्रंटल, टेम्पोरल और पैराइटल लोब के लैटरल एस्पेक्ट को सप्लाई देती है। सब कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स में इंटरनल कैप्सूल, कोरोना रेडिएटा, ग्लोबस पैलिडस, कॉर्डेट न्यूक्लियस, प्यूटम, इन सबको देती है सप्लाई। अगर प्रॉक्सिमल MCA में ऑक्लूजन होता है तो एक्सटेंसिव न्यूरोलॉजिकल डैमेज मिलेगा, इडीमा बहुत ज़्यादा मिलेगा, ICP बढ़ जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, और हो सकता है ब्रेन हर्निएशन के बाद डेथ भी हो जाए। सो मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ MCA सिंड्रोम आर कॉन्ट्रालैटरल स्पास्टिक हेमीपैरेसिस, सेंसरी लॉस ऑफ द फेस, अपर एक्सट्रीमिटी, लोअर एक्सट्रीमिटी, विद द फेस एंड अपर एक्सट्रीमिटी मोर इन्वॉल्व। अब इसमें आपका क्या है, फेस ज़्यादा इन्वॉल्व है, अपर एक्सट्रीमिटी ज़्यादा इन्वॉल्व है एज़ कम्पेयर टू द लोअर एक्सट्रीमिटी। MCA is the most common site of occlusion in the stroke.
देन वी हैव द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सिंड्रोम। तो अगर आपका ऑक्लूजन हो जाता है ICA का, देन इट अगेन अ मैसिव इन्फाक्शन हो जाएगा in the region of the brain supplied by MCA. The ICA supplies both MCA and ACA. तो जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है वो ACA वाले एरियाज को भी सप्लाई देती है, मतलब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ने ही ACA को सप्लाई दी, AC ने MCA को दिया। अब अगर यहीं दिक्कत हो गई तो ये भी गया, ये भी गया। सो इफ कोलेटरल सर्कुलेशन ऑफ द ACA फ्रॉम द सर्कल ऑफ विलस इज एब्सेंट, देन एक्सटेंसिव सेरिब्रल इन्फाक्शन हो जाएगा एंड सिग्निफिकेंट इडीमा होगा एंड द पेशेंट में डाई। क्योंकि भाई पीछे मेन पाइप पे अगर कोई ब्लॉकेज हो जाएगा तो आगे तो दिक्कत आएगी ही आएगी। नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी सिंड्रोम। PCA अगेन वी हैव 2 ब्रांचेस, अपर ब्रेन स्टेम को सप्लाई देती है, मिड ब्रेन पोस्टीरियर डायनकेफ्लोन। देन सिम्टम्स आपको अगेन इसमें जो है ट्रैक्ट्स वगैरह डिपेंड करता है कहाँ पर देखने को मिलेंगे। न्यूमरस cerebellar and cranial nerve abnormalities are also seen. Next we have the lacunar stroke. This is also called as penetrating artery disease. It is caused by a small vessel disease deep in the cerebral white matter. तो जो white matter है आपके cerebrum का, उसकी छोटी छोटी blood vessels के अंदर जब छोटे मोटे hemorrhages हो जाते हैं उसको हम लेक्यूनार स्ट्रोक कहते हैं। दैट इज़ हाइपरटेंसिव हेमरेज। किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बड़ा, छोटी मोटी जो वेसल्स थी उसमें हेमरेज हो गया, उस वजह से थोड़े बहुत सिम्टम्स आ रहे हैं, सो वो आपका लेक्यूनार स्ट्रोक है। तो अगर आपका इंटरनल कैप्सूल पॉन्स पिरामिड्स इन्वॉल्व है तो दिस इज़ प्योर मोटर लेक्यूनार स्ट्रोक। प्योर सेंसरी लेक्यूनार स्ट्रोक अगर आपका वेंट्रोलैटरल थैलेमस या थैलेमोकॉर्टिकल प्रोजेक्शंस इन्वॉल्व हैं and there may be deficits in consciousness, language, visual field. They are not seen. So these deficits are not seen. Why? Because major arteries are not involved. So the higher cortical areas are preserved, but the cerebral white matter areas जो हैं वहाँ पर ये छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं, तो उससे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती नहीं हैं। Then the vertebrobasilar artery syndrome. The vertebral artery supply the cerebellum and the medulla. Basilar artery supply the pons, internal ear and the cerebellum. Occlusion of the VBA system can produce a wide variety of symptoms with both ipsilateral and contralateral sign, because some of the tract in the brainstem will have crossed and others will not. So जो cerebellum से जो आपके tracts होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे आपके मतलब दूसरी साइड क्रॉस करके जाए, कॉन्ट्रालैटरल साइड जाए, इप्सिलेटरल ट्रैक्ट्स भी होते हैं, तो उस वजह से अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। न्यूमरस सेरिबेलर एंड क्रेनियल नर्व एबनॉर्मलिटीज़ आपको इसमें देखने को मिल सकती हैं। सो दिस इज़ द बेसिक अबाउट द स्ट्रोक। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द